हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 13 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है और जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है और जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करके जो जीआई टैग की फीस होती है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो इस आर्टिकल में आपको याद होगा, कल ही मैंने इसके ऊपर बताया था कि ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है, जहां पे बताया गया था कि जो आपके ट्राइबल्स होते हैं वो किस तरीके से की ड्राइवर्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो आज उसी में एक सब्सिक्वेंट अपडेट आया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनजीटी ने ऑर्डर किया है कि जो भी हैवी मेटल का कंटामिनेशन हो रखा है उत्तर प्रदेश में उसकी प्रॉपर मैपिंग की जाए। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जो कि है क्रोमियम। तो क्रोमियम का कंटामिनेशन बहुत जगह पे पाया गया है, पर्टिकुलरली कानपुर। तो यहाँ पे समझाऊंगा उसका इम्पैक्ट क्या है और फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये जो चीज़ है इससे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पुटअप किए हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया। तो आप देखेंगे ये जो मैं आर्टिकल समझाऊंगा आपको, इस आर्टिकल के पॉइंट्स का सहारा लेकर के आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मुल्ला पेरियर वार्ड, एक अलग वार्ड बनाया गया है। या आप ऐसे समझो कि केरला में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं उसमें एक वार्ड बनाया गया है मुल्ला पेरियर डैम के ऊपर, जिसका नाम ही मुल्ला पेरियर रखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे मुल्ला पेरियर से डैम के बारे में आपको रिलेट करूंगा, पेरियर ईवी रामास्वामी पेरियर के बारे में बताऊंगा। फिर आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से जो डीलिमिटेशन होता है वो कैसे होता है लोकल बॉडीज का, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली 2 से 3 साल में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, डीलिमिटेशन कमीशन का जो सीक्वेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर पे इलेक्शन होता है, स्टेट पे इलेक्शन होता है, तो वो कैसे होता है, उसमें पर्टिकुलरली डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर हुआ है तो डीलिमिटेशन का कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट है, इस वजह से ये मैंने आर्टिकल पिक किया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और कनाडा बातचीत कर रहे हैं कि भैया हम लोग हाइड्रोकार्बन में ट्रेड को और एक्सपैंड करेंगे। तो इस वजह से जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही साथ जो आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है इसकी ज़रूरत आप अगर ध्यान देंगे तो जो सस्टेनेबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ पर्टिकुलर आउटलुक पास किया या फिर अपने जो रिपोर्ट दी है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों की मेंशनिंग की है, मैं आपको वो बताऊंगा। फिर मैं आपको आईईए के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या और इससे कनेक्टेड कैसे पीवाईक्यू उठे। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे आर्टिकल जो आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि बेटा आपकी जो मेंस की सीरीज़ है वो इन प्रोसेस है और बहुत जल्द मैं आपके सामने मेंस की सीरीज़ प्रॉपर स्टार्ट करूंगा और जो पीवाईक्यू का डिस्कशन करने की बात की थी वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो अगर डिले हो रहा है तो इट इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ हो रही हैं। जब आपको आएगा तो उसका मेन रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी वजह से रैदर देन डिस्कसिंग आई बिलीव कि उसको डायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, जिससे आपको समझ में आ सके कि हाँ ये है क्या मेंस की सीरीज। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने पहले आर्टिकल के ऊपर। अब पहले आर्टिकल टू द पॉइंट रखता हूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स ना करके। आप देखोगे 20 से 30 मिनट का मैं समय लेता हूं, जहां पे पूरा का पूरा 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो यहाँ पे ट्राइबल बिजनेस की कॉन्क्लेव तो ऑलरेडी हुई, आपको पता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब किसी को चाहिए होता है तो उसकी एप्लीकेशन जो फी होती थी 5,000 रुपए, उसको रिड्यूस करके 1,000 रुपए कर दिया गया। तो पहला अपडेट क्या है कि जो जीआई टैग के ऊपर एप्लीकेशन फीस थी वो रिड्यूस कर दी गई है। तो सवाल उठता है कि क्यों किया गया, जिससे ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हो सके, साथ ही साथ उसका प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट हो सके, ई कॉमर्स से लिंकेजेस किया जा सके। इससे जो इंसान को लगता है कि ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है या क्राफ्ट है जिसका प्रमोशन होना ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि इसका जीआई टैग मिले, उसे जोग्राफिकल इंडिकेशन मिले, तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी फ़ी है उसको रिड्यूस पर्टिकुलर कर दिया गया है। अब बात करते हैं जीआई टैग्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। टू द पॉइंट क्या है, आपने यहाँ पे ध्यान दोगे, कन्नाडी पाया बैम्बू मैट, ये बैम्बू मैट है जो केरला में इसको दिया गया है, क्या है, जीआई टैग अवार्ड किया गया है। फिर अपाटमी जो आपका टेक्सटाइल है अरुणाचल प्रदेश का, इसे दिया गया है। फिर मार्थंड हनी जो है तमिलनाडु का, उसे मिला है। लेप्चा टुंग बुक जो है सिक्किम का, उसे दिया है। बोडो अरुणाई आसाम का,
अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का, बेडू एंड बाघी उत्तराखंड का। ये पढ़ लेना क्योंकि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इवन तो 24 में या 23 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा था कि भैया यहाँ पे आप बताइए कौन सी चीज़ जीआई टैग रिसेंटली उसे मिली है, या फिर पूछ लें कल्चरल हेरिटेज साइट का इंडिकेशन किसे मिला है। तो ये सारे की पॉइंट्स जरूरी होते हैं। अब ये देखिए 2015 में जोग्राफिकल इंडिकेशन पे सवाल पूछा है, फिर आप नोटिस करोगे हेरिटेज के ऊपर सवाल पूछा है। ये आपको अभी सॉल्व नहीं करना है, रीजन क्या है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पुतुकुली शॉल, तो आपसे बोल नहीं सकते हैं क्या, बोलेंगे भैया आप ये बताइए कन्ना डिपाया जो है वो केरला से, तो रिप्लेस करके कर्नाटका लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना, तो कन्ना, कन्ना से केरला, कुछ भी मैं कह रहा हूँ आपको, जो कुछ लेमन भाषा में आए ना बेटा उसको दिमाग में रख लो। ट्रस्ट मी, आपके पेपर में मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इट वुड नॉट मैटर आप कितनी नॉलेज को प्रोसेस कर रहे हो अपने पास, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि भैया जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि वो मैपिंग करें। किसकी मैपिंग करें, उन लोगों की जो कि अफेक्ट हुए हैवी मेटल कंटैमिनेशन से। जनरली आप लोग जो पानी पीते हो, ठीक है, या फिर जो नलके का जो इन्हें माकर होता है वहाँ का पानी जो होता है, वहाँ पे क्या होता है वो सीधा ग्राउंड वाटर से आ रहा होता है। तो उसमें ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशन मिल रहा है, पर्टिकुलरली हैवी मेटल का कंटैमिनेशन। कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इन सब एरियाज में जो पानी है उसमें मरकरी और क्रोमियम पर्टिकुलरली इसका कंटैमिनेशन, इसकी मिलावट बहुत मिली है। तो इससे क्या हुआ है, ये चीज़ कहीं ना कहीं रीज़न ये उठाती है कि भैया जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये क्रोमियम वेस्ट को डंप कर रही हैं। क्योंकि आप क्या होता है, आज के समय भारत के लोगों में ये कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है, एक मानसिकता बैठी कि भैया जो हमारे घर से कूड़ा निकल रहा है वो हमारे घर से दूर हट जाए, बाकी वो किसी को भी दिक्कत पैदा करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम इंडस्ट्रीज करती हैं। इंडस्ट्रीज का अगर ये पैरामीटर है, अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर या मान लेते हैं 10 स्क्वायर किलोमीटर का, इतने में इंडस्ट्री बनी हुई है, तो वो 10 से दूर कर देंगे, बाकी उसके बाद वो किसको क्या दिक्कत करी उससे कोई मतलब नहीं है। तो अक्सर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो जाके बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशन पैदा करता है, जिससे क्या होता है लोग उससे बहुत ग्रसित होते हैं। फाइंडिंग से ब्लड टेस्ट में रिवील हुआ है कि भाई साहब जो इस एरिया में रह रहे हैं 95 से इतने सारे % लोगों को क्रोमियम लेवल अबव स्टैंडर्ड लिमिट में पाया गया है। मरकरी की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है। तो आप सोच रहे हैं कितना बड़ा इंपैक्ट है इस चीज का, तो ये जरूरी हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमियम क्या, एक हैवी मेटल एलिमेंट है। ये क्या होता है, नेचुरली फाउंड होता है रॉक्स में, सॉइल में और वॉल्केनिक डस्ट में। अब आपको एक बात पता होगी, तो जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट रॉक, सॉइल, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वहां पे जब पानी मिलता है तो पानी के साथ ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं पर्टिकुलरली क्या होते हैं, उनका रेसिडुअल मैटर जो होता है वो आके मिल जाता है, और उसका जब कंजम्पशन ह्यूमंस करते हैं तो वो चीज़ उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक रीज़न हो गया, ये तो नेचुरल तरीका हो गया, और नेचुरल बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है नेचर में। ये ह्यूमन मेड है। नेचर में अगर क्रोमियम प्रेजेंट है तो एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। पर्टिकुलरली ये दिक्कत हुई है जो इंडस्ट्रियल यूज होता है क्रोमियम का, वो लोग उठा करके नेचर में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उसकी टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही ह्यूमन हेल्थ में जाके और ज़्यादा दिक्कत कर देता है। फैक्ट्रीज जो होती हैं लिक्विड वेस्ट जिसमें क्रोमियम कंटेन होता है उसको डाल देती हैं कहाँ पे, रिवर्स और ग्राउंड वाटर में। तो ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप याद करिए जो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था मेंस का, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात की गई थी, और वही जाकर के सॉइल में, वेल्स में सीप आउट हो जाता है, और जब उसकी ड्रिंकिंग करते हैं तो अनसेफ हो जाता है पूरी तरीके से। हेल्थ इफेक्ट देखा जाए किसका, अगर कोई क्रोमियम से कंटैमिनेटेड पानी को कंज्यूम करेगा तो किडनी, लीवर डैमेज, स्किन रैशेस, अल्सर्स, रेस्पिरेटरी, कैंसर तक, रिप्रोडक्टिव और आपका डेवलपमेंटल इशू में बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से एक कंसर्निंग है। अब कानपुर क्यों इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो होती है लेदर की फैक्ट्रीज हैं जो क्रोमियम कंपाउंड का इस्तेमाल करती हैं बेसिकली, ठीक है। और जब ये वेस्ट क्रोमियम वाला प्रॉपर ट्रीट नहीं होता तो क्रोमियम लीक हो जाता है वहाँ के लोकल ग्राउंड वाटर में, और वही लोकल ग्राउंड वाटर जब कोई इंसान कंज्यूम करता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी हेल्थ में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, कानपुर क्यों इफेक्ट है। अब 2013 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर में कहाँ पे पॉल्यूटेंट पाया जाता है। तो आप ये जो 4-5 ऑप्शंस देख रहे हो, जो टर्म्स देख रहे हो, इनको कंसिडर करना है विद रिगार्ड टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो क्या आर्सेनिक पाया जाएगा, ये सॉर्बिटॉल अगर आपको पता होगा, सॉर्बिटॉल कहीं ना कहीं ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये मैन मेड तरीका होता है। फ्लोराइड,
फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम, तो आपको पता है कि भैया आर्सेनिक यूरेनियम तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे आर्सेनिक होगा, फ्लोराइड होगा और यूरेनियम होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन मैंने पिक क्यों किया? पिक इसलिए किया क्योंकि यूपीएससी देखिए ड्रिंकिंग वाटर पे पूछ रही है, तो क्रोमियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। यहाँ पे एनजीटी ने कहा है, तो आपको एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पता होना चाहिए। क्या करता है? ये एनवायरमेंटल जस्टिस देने का काम करता है। और क्या करता है? बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी से कनेक्टेड एक और बॉडी है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी क्या स्टैट्यूटरी है? यस, ये भी स्टैट्यूटरी है। ये कुछ रिपोर्ट्स को या फिर कुछ पर्टिकुलर इनके टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करती है। आप याद करो, एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? सीपीसीबी तो करता है, ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने समझाया था। और हर एक पार्ट, जब मैंने एनजीटी कहा, जब मैंने सीपीसीबी कहा और जब मैंने आपसे एक्यूआई कहा, तीनों से सवाल पूछे गए, ठीक है। ये देखिए 2018 क्वेश्चन, एनजीटी किस तरीके से डिफरेंट है सीपीसीबी? क्या कह रहा है? एनजीटी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट वेयर सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्या ऐसा है? नहीं, सीपीसीबी भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपका क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड आप पढ़ोगे तो ये एनवायरमेंटल जस्टिस देता है, इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने वो लाइन रिपीट की ताकि आपकी ब्रेन की मसल मेमोरी अडेप्ट हो जाए। फिर क्या है? सीपीसीबी प्रमोट करता है क्लीनलीनेस, स्ट्रीम की और वेल की। क्या सही है? एब्सोल्युटली। तो 2 इज द राइट वन। फिर देखिए 2018 का, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो अब हम लोग बात करते हैं, एक आप यहाँ पे 2012 का सवाल मैं डालने वाला था बेटा, आप खुद से चेक कर सकते हो। 2012 का पीवाईक्यू खोलेंगे, आई थिंक फर्स्ट 5 क्वेश्चन में ही एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एग्जैक्ट बताते रहा हूँ। वहाँ पे क्या था कि भैया जो राइट टू सेव और हेल्दी इन्वायरमेंट है वो आपका कंसिडर किया गया था जब एनजीटी बनाया गया था। तो आपको सिंपल क्या करना है? एनजीटी PYQ 2012 लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, या तो आप जो आपका सेट ए होगा वहां पे भी आपको तीसरे चौथे क्वेश्चन पे 1 से 5 में ये चीज दिख जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? यहाँ पे जो केरला का लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाला था तो उन्होंने एक वार्ड बनाया। आपने याद किया होगा जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडी मतलब क्या? स्टेट इलेक्शन एक अलग होता है, लोकल बॉडी का मतलब क्या होता है? जब इलेक्शंस हो रहे हैं किसके? जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ये सब लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे वार्ड होते हैं, तो वार्ड एक नया बनाया गया जिसका नाम रखा गया मुल्लापेरियर वार्ड, ठीक है। कहाँ पे? कुमली ग्राम पंचायत में रखा गया, जो कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। अब ये क्यों इतना अटेंशन मिलता है? क्योंकि ये मुल्लापेरियर डैम के ऊपर इस वार्ड का नामकरण किया गया है। अब ये चीज जो हुई है फॉर्मेशन, ये कैसे किया गया? डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जिसमें जो कुमली पंचायत थी उसको 20 से 22 कर दिया गया, तो जो एक्स्ट्रा हुआ था उसको मुल्लापेरियर वार्ड कह दिया गया। अब ये पॉइंट जरूरी है, इस वजह से मैंने लिया। अगर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये जो वार्ड है पेरियर टाइगर रिजर्व के पास है, तो आपको पता होना चाहिए जो टाइगर रिजर्व है, क्या वहां पे कोई रिवर है ड्रेन हो रही है? क्या वहां पे आसपास कोई वेटलैंड है जो हो रहा है? क्योंकि और वेटलैंड में क्या कोई रिवर ड्रेन हो रही है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी पर्टिकुलरली पूछती है। तो यहां पे आपकी न्यूज खत्म हो गई, लेकिन अब हम वन स्टेप फर्दर लेके चलते हैं। डीलिमिटेशन इन केरला, ये पर्टिकुलरली स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। आपको पता होगा कि जो आपका स्टेट इलेक्शन होता है या फिर लोकसभा इलेक्शन होता है तो वो सब कौन कंडक्ट कराता है? वो कंडक्ट कराता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बॉडी है, या पर्टिकुलरली कहिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये कौन सा इलेक्शन कंडक्ट कराता है? आप लोग सोचो सर ये स्टेट कराएगा, स्टेट नहीं कराएगा, ये स्टेट के अंडर में जो आपकी पंचायत वाले हैं, लोकल इलेक्शन जो होते हैं लोकल बॉडीज के, उन्हें कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि भाई अगर कभी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा में कोई भी असेंबली की जो सीट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस करने हैं, वो तो अलग तरीके से होंगे। लेकिन जब आपका वार्ड्स चेंज करने लोकल बॉडीज में, तो वो चीज कैसे होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? डीलिमिटेशन कर देते हैं। तो बाउंड्रीज जो ड्रॉन होती हैं वार्ड्स की, ज्योग्राफी, एक्सेसिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये चीज सारी चीजें कर दी जाती हैं, ठीक है। तो डीलिमिटेशन हुआ। अब पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं वहां पे इंडिया इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है अंडर डीलिमिटेशन एक्ट, और जो डीलिमिटेशन बोलता है वो बाइंडिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसको कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कल आपको बता रहा था कि वहीं स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, वो कभी किसी के निर्णय को चैलेंज करने के लिए होती है, बट ये चैलेंज नहीं होता, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन जो बनाई जाती है ये किसके लिए है? पार्लियामेंट और जो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं
जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट अगर लोकल बॉडी पे होना है तो वहां पे कौन होता है, कोई सेंट्रल डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होता, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कर देता है। तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे बोल देंगे कि भैया जो आपका ये वार्ड बना है ये वार्ड डिलिमिटेशन कमीशन ने बनाया, तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही रिप्लेस करती है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलो अब देखिए 2012 क्वेश्चन क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्या है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछिए, दो हैं खाली। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आ गया। तो ऑर्डर ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, एब्सोल्युटली राइट, नहीं चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब यहाँ पे बात हुई है मुल्ला पेरियर, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे ईवी रामास्वामी पेरियर, पेरियर ईवी रामास्वामी का नाम क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में ये आर्टिकल पर्टिकुलरली उठा था, इस वजह से मैंने ये पॉइंट पूरा का पूरा पिक कर लिया है। अब ये एक बार आप पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे भैया कौन तमिल मैगजीन कुड़ी अरासू किए थे, तो यहाँ पे पेरियर ईवी रामास्वामी। फिर आप यूपीएससी 25 में देखिए कौन है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का फाउंडर, पेरियर ईवी रामास्वामी। फिर देखिए 21 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कौन है, आप आसानी से बोलोगे ईवी रामास्वामी। अब देखिए सीक्वेंस दिखा रहा हूँ आपको कैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस को डाला जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। यहाँ किसके ऊपर था, मुल्ला पेरियर के ऊपर था, लेकिन उससे कनेक्ट करके मैंने चीजें लेके आया आपके लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकात की है कनाडा के जो इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, और ये जो मीट हुई है इसमें डिस्कस किया गया है हाइड्रोकार्बन के ट्रेड के ऊपर। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो में हाइड्रोजन है, कार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन में ट्रेड के ऊपर डिस्कशन किया गया है। कनाडा का उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या है, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट्स को बियॉन्ड यूएसए। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि यूएसए कहता है कनाडा तो जो कुछ भी है सिर्फ हमारे ऊपर है, ये चीज़ आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन पर्टिकुलरली क्या ये चीज़ सही है, कनाडा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कनाडा चाहता है कि भाई हमारी मार्केट और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो, और इंडिया को ज़रूरत है। तो इंडिया कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 50% टैरिफ उसको फेस करना पड़ रहा है जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत वाली हो चुकी है। तो इस वजह से कोलैबोरेशन का पोटेंशियल है कि जो इंडिया की एनर्जी कंपनीज हैं वो ग्लोबल फुटप्रिंट कहीं ना कहीं रखना चाह रही हैं। कहाँ पे, अपस्ट्रीम ऑयल और गैस सेक्टर में। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, जब कभी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में होता है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ होता। जैसे आप लोग अगर ध्यान दो आसानी से, तो फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, पहले आटा लेंगे तो आटा क्या कहा जाएगा, आटा कहीं ना कहीं अपस्ट्रीम में गेहूं में डाला जाएगा, फिर जब उसकी प्रोसेसिंग करके आप उसको डो बना दोगे या फिर उसका बिस्किट बना देंगे, ब्रेड बना देंगे, तो डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा। ठीक है, तो जो अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑयल, क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोकार्बन के ऊपर, कि किस तरीके से हम लोग ये जो अपस्ट्रीम वाली चीज़ें हैं उसको टैकल इन द सेंस उसको ग्रैब कर सकें। ठीक है, कैसे करेंगे, जब हम इंडिया और कनाडा के साथ अच्छे तरीके से ट्रेड टॉक होगी बेसिकली। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मेन चीज़ क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करो तो मीथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, सब में क्या है, कहीं ना कहीं आपको इसका कॉम्पोनेंट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है व्हीकल चलने में, कुकिंग करने में, पावर जनरेशन में, और केमिकल्स और प्लास्टिक्स में। अब यहाँ पे सॉरी, हाइड्रोजन का और भी आपने एक आर्टिकल मैंने डाला था कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर आपने नोटिस किया होगा। तो हाइड्रोजन, पहले फ्यूल सेल क्या होती है, बेसिकली फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है, एक सेल होगी और उस सेल का काम क्या है, वो सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली आप यहाँ पे हाइड्रोजन डालोगे और हाइड्रोजन कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में बना देगा, और रिलीज क्या करेगा, सिंपल वाटर वेपर या फिर ऐसी चीजें जो कि आपकी पूरी तरीके से सस्टेनेबल है। पर्टिकुलरली वाटर और वाटर वेपर ही इसमें होता है, इसमें हीट, वाटर, हार्मलेस गैसेस ही एज अ बाय प्रोडक्ट होती हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्यूल है। तो यहाँ फ्यूल सेल का मतलब क्या, एक सेल होगी जहां पे कोई केमिकल डाला जाएगा, चाहे हाइड्रोजन डाला जाए चाहे अमोनिया डाल दिया जाए, तो उसको कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। अब फ्यूल सेल के ऊपर ये देखिए क्वेश्चन देखेंगे, एग्जैक्टली वही चीज है, हाइड्रोजन किया जाएगा तो क्या करेगा, हीट और वाटर बाय प्रोडक्ट आएगा। एब्सोल्युटली 24 का क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्यूल सेल पावर्ड बाय हाइड्रोजन, एग्जॉस्ट पाइप से क्या आएगा, आप आसानी से बोलोगे वाटर वेपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोनियम, आप बोलोगे वाटर वेपर। फिर आप देखिए 23 का ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बात की गई है, इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस। आप एक बार पढ़ो तो आपको ऐसा ही समझ में आया कि हाँ भाई ये जितनी भी चीज़ें सारी सही हैं विद रिगार्ड टू ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ये भी फ्यूल सेल के ऊपर बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्यूल सेल का साधारण सा मतलब मैंने आपको बता दिया और देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे उसके ऊपर दिखे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2025 का वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक प्रोजेक्ट में कहा है कि भाई जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो अब बढ़ती चली जाएगी 2050 तक, और वो 113 मिलियन पर बैरल जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ कहीं ना कहीं शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उतना ज़्यादा नहीं सफल हो पाएंगी या फिर उतना ज़्यादा ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। बट स्टिल अभी ज़रूरत क्या है, अभी हमें ये करना होगा कि जो भी पॉलिसीज़ का सिनेरियो बनाए जाए या कोई भी किसी देश की सरकार कोई भी अगर पॉलिसी बना रही है तो उन्हें बहुत कॉशियस होकर बनाना होगा इस तरीके से कि टेक का एडेप्टेशन हो सके और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, जिससे जो आपकी ऑयल डिमांड है, ग्लोबल ऑयल डिमांड, वो उतनी ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अगर ऑयल डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल का जो मार्केट होगी वो और ज़्यादा बूम करेगी और ज़्यादा हाई जाएगी, और जब वो हाई जाएगी तो वो इम्पैक्ट करेगी ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के जो एजेंडा होते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लाइमेट चेंज के एजेंडा के बारे में बात की तो आपके दिमाग में COP30 बेलम ब्राज़ील आना चाहिए, वहाँ पे TFF के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कल ही मैंने आपको इंडिया के रेफरेंस में समझाया था कि इंडिया ने क्या कहा है, याद करिए आप। तो इंडिया ने कहा है कि भाई साहब हमें जो पेरिस एग्रीमेंट में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसे हमें नहीं हटाना होगा। मैंने कल अच्छे से समझा दिया था आपको इसके बारे में। ठीक है, फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करते हैं। 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी पेरेंट बॉडी कौन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मेन उद्देश्य क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी जो मेंबर नेशन है उसमें इंश्योर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। की फंक्शंस की बात की जाए तो ये पूरी ऑयल मार्केट को मॉनिटर करते हैं, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी को और एनर्जी एफिशिएंसी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मदद करती है। अब 2022 का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट EP20। हमेशा केवल यूपीएससी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कोई पीसीएस के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर आप बेटा यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी कोई कहा जाए कि ये एक्स बॉडी है, इसने ये इनिशिएटिव लेकर के ये लॉन्च किया है, हाई चांसेस होंगे कि वो गलत होगा। और ये यूनिफॉर्म है, बहुत ही जेनरिक चीज़ बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो केवल आप यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो एनवायरनमेंट में या आपका इंटरनेशनल रिलेशन में, वो हर जगह कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको श्योर शॉट पता है कि इसने किया है तब तो ठीक है। ये तब की बात है जब आपको दो चीज़ें पता है लेकिन तीसरी स्टेटमेंट में आप फंस चुके हो, तो वहाँ पर आप लॉजिकल गेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या है, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP20। मैं कहता हूँ आपको नहीं पता EP20 के बारे में, तब क्या करोगे, बट क्या कुछ भी होगा क्या, सम मतलब इतने बड़े देश में क्या कुछ कंपनीज भी नहीं होंगी इस EP20 का हिस्सा, ऑब्वियसली होंगी ना। सेकंड मैंने पहले बताया गलत है। फिर कह रहे EP20 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस व्हाइल डिलीवरिंग ऑन एमिशन रिडक्शन गोल। आप सोच के देखो क्या ये सही है या नहीं है। तो अपना दिमाग आप सिंपल कॉमन सेंस को लगाना है आपको। मैंने कहा सिर्फ 2 गलत है, तो जब 2 गलत करोगे तो आप आसानी से पहुंच जाओगे अपने आंसर पे 134 पे। बट ये एलिमिनेशन अब नहीं काम करना है, आपको 1 by 1 करना है। क्या लिखा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सेक्रेटेरिएट 2 अंडर 2 कोलिशन। अब अंडर 2 कोलिशन के बारे में जो बात की गई है, आप अगर ध्यान से यहाँ पे पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इतना जेनरिक स्टेटमेंट है तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सही होने के। तो आप अगर स्टेटमेंट को देखोगे तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि इस एक्स का सेक्रेटेरिएट वाई में है या ये एक्स ने वाई को लॉन्च किया, तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं जनरली रॉन्ग होते हैं यूपीएससी में। मैंने कहा बेटा जनरली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हमेशा मेन चीज़ जो मैटर करेगी वो ये नहीं होगी कि आपने कोई भी स्टेटमेंट देखा तो आप उस स्टेटमेंट को देखते साथ बोलोगे हाँ ये तो मेरे नोट से है। कभी नहीं हो सकता, किसी का पढ़ाया हुआ आ ही नहीं सकता। आपकी बेसिक कॉमन सेंस ही है जिसका सहारा लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।